हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। दोस्तों कल मैंने बताया था गृह मंत्रालय की तरफ से एनओसी मिल चुका है, यानी कि एक प्रकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम को बदलने को लेकर के। गोरखपुर में मुंडेरा बाजार का नाम बदला जाएगा और देवरिया के तेलिया अफगान का नाम बदला जाएगा। FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कमला वीरा नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रभु चंद्र मिश्रा ये विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान से सम्मानित किए गए। और अभी केरल के धर्मधाम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये क्षेत्र जो है ये पिनराई विजयम का निर्वाचन क्षेत्र है, जो कि वहां के सीएम हैं। फोक्स इन द रोड के लेखक है सी रंगराजन, इनका एक संस्मरण है ये। राजस्थान में इंडियन बैंक ने अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है, जो कि अपनी तरीके का एक यूनिक एक कैंपेन है, एक कहीं कार्यक्रम है। ठीक है, एमएसएमई लोगों के लिए है। बम चक्रवात ये अमेरिका और कनाडा वगैरह देशों में आकर के तबाही मचाया हुआ है। शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बॉलर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक पुरस्कारों का नाम बदलने की घोषणा की है, इनके नाम पर रखा जाएगा। और वहीं FSSAI ने बुलंदशहर की जेल की खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं संतोष कुमार यादव। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में कहां पर मेट्रो सेवा का शुभारंभ पहली बार किया गया? मतलब बांग्लादेश में पहली बार मेट्रो सेवा अब शुरू कर दी गई है। ये ढाका में चलाई जाएगी। ठीक है, ढाका में मतलब कि कई और शहरों को कवर करेगा। तो फिलहाल बांग्लादेश ने अपना पहला मेट्रो सर्विस अब शुरू कर दिया है और ये जापान की हेल्प से ये शुरू किया गया है। जापान ने इस परियोजना में फंडिंग करी हुई है। तो वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने अभी हाल ही में ढाका में इसका उद्घाटन किया है। इनका लक्ष्य है कि 2030 तक पूरा हो जाए ये मास रैपिड ट्रांजिट के तहत बांग्लादेश में मेट्रो सेवा चलने लगी। ठीक है, तो जापान के फंडिंग के थ्रू यहाँ पर शुरू हुआ। भारत में अगर मेट्रो की बात करें तो भारत में 1984 में ही पहली मेट्रो चलाई जा चुकी थी। 1984 में कोलकाता मेट्रो के रूप में भारत में मेट्रो इंट्रोड्यूस हुई, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जान रहे हो आज भारत की सभी बड़ी सिटीज में मेट्रो सेवाएं हैं। भारत में मेट्रो का जनक किसे कहा जाता है, या कहे कि फादर ऑफ इंडियन मेट्रो, या कहे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑफ इंडिया ये है ई श्रीधरन, ई श्रीधरन। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी मेट्रो तो आप जानते हो, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है शहर कोलकाता, और ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये अपना पड़ोसी देश है और इसको आप देखोगे इंडिया के वर्ल्ड के मैप में इंडिया के जस्ट बगल में ही है ये। 1971 में ये एक नया देश बना जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था 1971 के युद्ध में। अब्दुल हमीद इसके प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनके पिताजी जो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं, वही यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उन्होंने ही भारत का सहयोग किया और भारत और उनकी जो मुक्ति वाहिनी है ये लोग मिल करके बांग्लादेश को आजाद कराए थे पाकिस्तान से। ठीक है, फिलहाल उनको अभी मिला है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, ये भी आप याद रखेंगे। अब्दुल हमीद यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ढाका राजधानी है, बांग्लादेशी टका मुद्रा है। जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है और राजभाषा होती है बांग्ला। किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है वहां की विधानसभा में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, महाराष्ट्र असेंबली पासेस लोकायुक्त बिल दैट ब्रिंग्स सीएम मिनिस्टर अंडर इट्स एम्बेट। इसके अंतर्गत चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले तो लोकायुक्त के बारे में, बिल के बारे में आप जानो, इससे पहले आप जान लो ये लोकायुक्त होता क्या है। तो दोस्तों एक टर्म आप सुने होंगे लोकपाल। ठीक है, लोकपाल, अन्ना हजारे का नाम याद है ना, लोकपाल बिल लाने के लिए वो बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया करते थे एक टाइम पर। लोकपाल बिल फाइनली लाया गया। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल दोस्तों अम्बुड्समैन जिसे भी कहते हैं, ये भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। ठीक है, भ्रष्टाचार कहां पर? जो सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार होते हैं
जो सरकार जब चल रही होती है उसके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है लोकपाल। ठीक है, अब लोकपाल जैसे होता है ये सेंटर के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप सुनते हो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ऐसे ही ये सेंट्रल के लिए लोकपाल टर्म यूज किया जाएगा, और जो अगर राज्यों की बात की जाएगी तो वहां पर लोकायुक्त की बात की जाएगी। लोकायुक्त के दायरे में दोस्तों सीएम, मिनिस्टर या फिर जो भी चीजें आएंगे, जो भी मंत्री होंगे, जो भी राज्य मंत्री होंगे, वो सब इसके दायरे में आएंगे। सबके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लोकायुक्त करेगा। तो महाराष्ट्र ने, असेंबली ने अभी लोकायुक्त बिल पारित किया हुआ है। अच्छा, भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो भारत के वर्तमान में लोकपाल हैं जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले इनकी नियुक्ति हुई है। इनसे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, और यही भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे 2019 में जब लोकपाल आया था। तो और डिटेल में अगर आपको जानना है लोकपाल के बारे में तो सर्च कीजिएगा लोकपाल एमजेटी एजुकेशन, आपको वीडियो मिलेगी। अगला आप महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ की राजधानी दो होती है, मुंबई और नागपुर। ठीक है, एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। झीलों की बात करें तो लोनार झील आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये गुलाबी रंग की हो गई थी एक बार। ठीक है, और कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से भारत में बनी है, तो आप बताएंगे लोनार झील। ठीक है, शिव सागर, विहार, वेन्ना ये सभी हैं। इसके अलावा दोस्तों भोर घाट, थाल घाट भी ये महाराष्ट्र में ही है। और औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ये प्रमुख चर्चित स्थल है यहाँ का। चलिए, महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से। गुजरात से तो ये 1 मई 1960 को अलग ही हुआ था। आगे जिलों की संख्या 36 है, विधानसभा में सीटें 288 जाती हैं, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 जाती हैं। अगला, रूस ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दिया है। अब बताओ ये रोक कब से कब तक प्रभावी होगा? तो दोस्तों आपको कुछ दिन पहले ही मैंने कवर कराया था कि प्राइस कैप लग चुका है रसिया पर। ठीक है, 5 दिसंबर से लगा हुआ है। ये प्राइस कैप क्या होता है? प्राइस कैप मतलब कि जो प्राइस का रेंज हो उस पर एक कैप लगा दो, कि एक निश्चित हो जाए कि उसके ऊपर वो देश प्राइस ना बढ़ा पाए किसी भी चीज का। ठीक है, या फिर जो भी देश उससे तेल खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो उसी प्राइस पर खरीदे, उसके ऊपर प्राइस पर ना खरीदे, जिससे वो ज्यादा मुनाफा ना पा पाए। ये चीजें कर दिया था G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब देश मिल करके, G7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिल करके प्राइस कैप लगा दिए थे रसिया पर। ये प्राइस कैप लगाए थे $60 का। ठीक है, $60 पर बैरल का लगा दिए थे, कि अगर कोई पर बैरल के हिसाब से $60 से ज्यादा पे करेगा रसिया से तेल खरीदने पर, तो फिर उसे इसका सैंक्शन झेलना पड़ेगा G7 वगैरह का, या फिर समझ लो कि वो दुश्मनी से मोल ले रहा है। इसलिए प्राइस कैप लगा दिया गया कि सभी लोग इस प्राइस कैप के तहत ही रसिया को पेमेंट करो, जिससे रसिया ज्यादा मुनाफा ना कमा पाए। ये तो रही प्राइस कैप की बात। अब रसिया ने काउंटर में क्या कहा था पहले से ही, अगर कोई प्राइस कैप मानेगा तो मैं उसको तेल ही नहीं दूंगा। अब यही चीज यहाँ पर रसिया ने अनाउंस कर दिया है कि अगर जो देश हैं जो प्राइस कैप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि जो लेने के लिए तेल हमसे $60 की बात कर रहे हैं कि हम $60 पर बैरल ही पे करेंगे, उनके लिए हमारे पास तेल ही नहीं है। और ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ये 1 फरवरी से 1 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। यानी कि 1 फरवरी से 1 जुलाई 2023 तक हम उनको तेल देंगे ही नहीं, जाओ जहां से लेने का मन हो ले लो। ठीक है, रसिया आज के टाइम पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है सऊदी अरब के बाद। तो फिर या तो सऊदी अरब से जाके लो या फिर अन्य कोई देश से लो। अब देखो, आप सोचोगे इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, तुम नहीं दोगे दूसरा कोई देगा। दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये आपका बाजार तो है नहीं, मार्केट तो है नहीं कि एक दुकान से नहीं मिलेगी गए दूसरी दुकान से ले लिए। यहाँ पर होती है दूरी। ठीक है, अब कोई देश है, मान लो वो रसिया उसके टर्म में नजदीक पड़ा करता था, वहां से लिया करता था। अब रसिया से अलग होकर के अगर मान लो किसी और देश से उसको लेना पड़ेगा, हो सकता है उससे उस देश की दूरी ज्यादा हो, तो ज्यादा होगा दूरी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लग जाएगा। तेल से ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है। तो फिलहाल अगले 5 महीनों तक उसे तेल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब भारत का केस लेते हैं। इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया ने इस प्राइस कैप को मानने से साफ इनकार कर दिया था। कहा
कि रसिया हमें ऑलरेडी 30 to 35% का डिस्काउंट दे रहा है ऑयल का। 80-85 डॉलर पर बैरल चल ही रहा है, 30% 35% घटा दोगे तो उससे कम ही हो जाएगा। तो आप ये प्राइस कैप जो लगाए हो $60 पर बैरल का, ये तो कोई तुक बनता नहीं पहली बात तो, ठीक है, ये फालतू का प्राइस कैप है। और दुनिया भर के तमाम लीडर्स ने भी कहा कि ये $60 पर बैरल का लगाने का कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है। तो भारत प्राइस कैप को माना नहीं, इसलिए भारत रसिया से तेल लेता रहेगा। आज के टाइम पर रसिया भारत में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का। भारत का सबसे बड़ा जो सप्लायर हो गया है आज के टाइम पर, रसिया ही है ऑयल का। अगला, किस राज्य ने पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया अपना? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, केरला सेट टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। ये 10 दिवसीय फेस्टिवल था और इसको इन्होंने नाम दिया है बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ठीक है। ये केरल का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव था। चंद्रगिरी, तेजस्विनी और पयस्विनी, इन 3 स्थानों पर इस उत्सव को मनाया गया। तो केरल का था ये। केरल के बारे में पिछले दिनों में हम लोग जानते आ रहे हैं कई चीजों को, तो आज सिर्फ बस ऐसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने एसबीआई फाउंडेशन और हेस्को की परियोजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने एसबीआई फाउंडेशन और हेस्को की एक परियोजना को, एक संयुक्त परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि चमोली की गांवों को क्लाइमेट चेंजेस से लड़ने के लिए, यानी कि पर्यावरण जो परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, उससे लड़ने के लिए हेल्प करेगा ये परियोजना, ठीक है। तो ये हेस्को बोले तो हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण, अंग्रेजी में बोले तो हिमालयन एनवायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में 10 आपदा प्रणव गांवों के सम्मान, आर्थिक और पारिस्थितिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों ने मिलकर के ये परियोजना शुरू की है और उत्तराखंड के सीएम ने इसको उद्घाटन किया है। इसका उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में भी जानते चलो। इंडिया के मैप में आप देखोगे उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं, बीजेपी के हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। और झीलों की बात करें तो जितने भी ताल से संबंधित मिलेंगे सब ताल यहाँ पर मिला देना आप, ठीक है ना। केवल 3 ताल छोड़कर, भोज ताल, चंद्र ताल और सूरज ताल छोड़ करके, क्लियर। इसके अलावा सप्तऋषि कुंड है वगैरह वगैरह है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल करके अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, इसको भी याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। पहले इसे हेरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, बीच में जिम कॉर्बेट था, क्लियर। मानानीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे आप याद रखेंगे। बाकी छपीली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके, जिलों की संख्या 13 है। 13 जिलों के साथ ये टूटा था उत्तर प्रदेश से 2007 से, और उत्तरांचल 2000 से टूटा था और 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। कस्तूरी मृग यहाँ का राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनल, और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। आगे, हाल ही में किसे भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये हो गए हैं रिटायर, जो अभी तक थे। अभी इनकी जगह पर एक नए एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या कहें सीवीसी आए हुए हैं। एक्टिंग कब आते हैं? एक्टिंग तब आते हैं जब अचानक से कोई हट जाता है, अपना पद छोड़ देता है, या फिर मान लो रिटायर हो जाता है, लेकिन अचानक से कोई नजर ना आ रहा होता है उस पद के लिए, यानी पहले से डिसाइड ना हो किसको नियुक्त करना है। तब फिर क्या किया जाता है, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहता है उसी को कहा जाता है कि आप तब तक कुर्सी पर बैठो और तब तक आप एक्टिंग करो इस चीज का, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना, कि आप तब तक कार्यवाहक पद संभालो, जब कोई परमानेंट नियुक्ति होगी तब फिर आपको हट जाना होगा। हो सकता है आप ही का कार्यभार देख करके आपको ही नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस भी है। तो अमूमन देखा जाता है, अमूमन केसेस में कि एक्टिंग जो नियुक्त किया जाता है वही आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी होता है कि परमानेंट की नियुक्ति दूसरी हो जाती है। यहाँ पर के केस में एक्टिंग अभी सीवीसी नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ये आए हैं सुरेश एन पटेल जी की जगह पर। सुरेश एन पटेल जो थे वो अभी तक सीवीसी थे भारत के, लेकिन अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी आ गए हैं। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, अपॉइंटेड एज एक्टिंग सीवीसी, ठीक है। सीवीसी बोले तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या कहें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो 24 दिसंबर को रिटायर हुए सुरेश एन पटेल। अच्छा, जैसे सीवीसी है ऐसे ही चुनाव आयोग हुआ करता है।
चुनाव आयोग में इनकी हेल्प के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की हेल्प के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी 2 मैक्सिमम हो सकते हैं सतर्कता आयुक्त, ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की हेल्प के लिए। तो एक सतर्कता आयुक्त हैं अरविंद कुमार। आगे, हाल ही में 2022 की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की सूची में किसे शामिल किया गया? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल कर लिया गया है अर्शदीप सिंह और यास्तिका भाटिया को। ये दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं। हालांकि रेणुका सिंह को भी शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी, चलो ठीक है, मिल तो गया ऑप्शन, तो आप उपरोक्त सभी लगा देंगे, इन तीनों को शामिल किया गया है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे अर्शदीप, रेणुका एंड यास्तिका, ये तीनों को नॉमिनेट किया गया है आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी नामांकित किया गया है, ठीक है, जिसे मिलेगा आपको बताया जाएगा। तो इसके अलावा तेज गेंदबाजों में मार्को जॉनसन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जर्दान, न्यूजीलैंड के फिन एलन, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी, जो कि केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं, मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। अच्छा, ये एक और मंत्रालय संभालते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी संभालते हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो उसी मिनिस्ट्री के तहत इन्होंने ये लॉन्च किया है। चूंकि G20 का इस बार भारत मेजबानी कर रहा है, तो इसी के तहत डिजिटल इनोवेशन अलायंस और स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जिससे G20 कंट्रीज के बीच में भी अवेयरनेस फैलाई जा सके। स्टे सेफ ऑनलाइन मतलब ये एक प्रकार से साइबर अपराधों से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोग्राम है, अभियान है, जिसे लोग ऑनलाइन अगर सर्च करें, सर्फ करें, तो वो सेफली कर सकें, सिक्योरिटी के साथ कर सकें, ठीक है। तो ये G20 में भी मुद्दा उठाएंगे और इसको लेकर के ये एक प्रकार से जागरूक करेंगे लोगों को। तो डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और स्टे सेफ अभियान का। अश्विनी वैष्णव जी आए हैं। अभी मैंने इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कुछ दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, कि जो पीएम मोदी की एक गति शक्ति योजना थी, उसी के तहत एक गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई गई गुजरात में। और गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जो कि भारत में अपने तरह की पहली यूनिवर्सिटी है, उसका पहला कुलाधिपति इन्हीं को नियुक्त किया गया है, चांसलर इन्हीं को नियुक्त किया गया है। क्लियर। अगला, ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, इसका उद्घाटन किस राज्य ने किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ई सुश्रुत नाम का अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है, या कहे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर 2 हैं वैसे, एक डिप्टी सीएम का नाम है ब्रजेश पाठक जी। आप बताइएगा दूसरे डिप्टी सीएम का नाम क्या है उत्तर प्रदेश के। तो फिलहाल इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसमें हर प्रकार की चीजों को मैनेज किया जा सकेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन भी लोग अपनी सीटें वगैरह रिजर्व कराने, बुक कराने के लिए ये काम कर सकेंगे और इन्फॉर्मेशन उसे ले सकेंगे। तो ये एक प्रकार का पोर्टल है, समझ लो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, इन्होंने इसका किया हुआ है। क्लियर है। ये सीडेक के द्वारा बनाया गया है। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसी के द्वारा बनाया गया है। सीडेक वही संस्था है जो सुपर कंप्यूटर वगैरह भी बनाई है भारत में। सुपर कंप्यूटर यही बनाती है, ठीक है, पुणे स्थित है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये, यूपी के सभी हॉस्पिटल में अभी लागू किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट ऑलराउंडर फरहान बेहरीदीन ने संन्यास की घोषणा की, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर थे और बहुत लंबा क्रिकेट करियर हालांकि नहीं रहा इनका, लेकिन इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। ये पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, T20 टीम के ये पूर्व कप्तान रह चुके थे। और वनडे मैचों में अगर बात करें तो 59 वनडे मैच इन्होंने टोटल खेले, जिसमें 1074 रन ही बनाए और 14 विकेट लिए। तो बहुत लंबा क्रिकेट करियर नहीं रहा। साउथ अफ्रीका के ये ऑलराउंडर थे और अब संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के दिन से और आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसके शासन काल में पहली ट्रेन चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड हुआ करता था। टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में पहले स्थान पर इटली है, भारत 5वें स्थान पर है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है यूपी कितने राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। इसके अलावा FSSAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में रोजाना दी जाती है, तो डेली फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज के लिए आप लोग एप्लीकेशन का रुख करें। ठीक है, फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज आपको मिलती है एमजीटी ऐप पर। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर वन लाइनर चाहते हैं तो वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।